नमस्कार छात्रों, मैं आपका अर्थशास्त्र शिक्षक मनीष कुमार आज एग्जामिक के सिलेबस के अनुसार आपका 9वीं पाठ लेकर के आया हूं, जिसका नाम है अपकीरण। इसके पहले मैंने आपको माध्य मध्यिका तथा बहुलक के बारे में बताया था और उसका गणितीय सूत्र अप्लाई करके आपको विभिन्न समस्याओं का हल निकाला था। आज हम अपकीरण के बारे में पढ़ेंगे और अपकीरण को पढ़ने से पहले हमें जो है इसमें आपको यह विभाजन मेथड पढ़ना होगा, जिसको मतलब हम बोलते हैं क्वार्टाइल। तो ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हमको जो है पार्टीशन वैल्यू को जानना होगा और पार्टीशन वैल्यू कितने प्रकार के होते हैं उसको जानने के बाद हम ये जानेंगे कि उसमें जो प्रथम प्रकार के पार्टीशन वैल्यू है वो क्या है मूल रूप से, क्योंकि आपके सिलेबस में वही पढ़ना है। तो पार्टीशन वैल्यू जब हम पढ़ते हैं तो पार्टीशन वैल्यू जो है जिसको विभाजक मूल्य कहते हैं वो मूलतः 3 प्रकार का होता है। एक को हम चतुर्थक कहते हैं, दूसरे को हम जो है दशमक कहते हैं और तीसरे को शतमक कहते हैं। चतुर्थक में समंकों की श्रेणी को 4 भागों में बांटता है, दशमक में 10 भागों में बांटता है और शतमक में 100 भागों में बांटता है। अब चतुर्थक में जो है चतुर्थक का यहाँ पर एक फिगर से हम यहाँ दिखाने की कोशिश की है, उसको आप देख सकते हैं। चतुर्थक में हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड का चतुर्थक होता है जिसको हम Q1 बोलते हैं, उसमें Q1 में जो है 25% डेटा जो होता है वो Q1 से कम होता है और शेष 75% डेटा Q1 से ऊपर होता है। Q3 में 25% अंतिम डेटा Q3 से ऊपर होता है और 75% Q3 से नीचे होता है। जो Q2 है उसी को मीडियन भी कहते हैं। इसमें 50-50% दोनों तरफ होता है। अब ये 50 को फिर 25 में डिवाइड करते हैं। अब यहां देखिए Q1 में 25% जमीन लगवा शेष 75 है, वो बाकी 75 3 भाग में डिवाइड होगा, तो ये भी 4 पार्ट में बढ़ता है। इधर भी 25 Q3 से ऊपर है तो शेष जो बचेगा वो डिवाइड होगा। तो ये हम कर सकते हैं। तो अपकीरण के माप के पहले हम विभाजन मूल्य के बारे में कहे और उसमें हम जो है विभाजन मूल्य के 3 प्रकार के बारे में अभी बताया। जैसे कि सिलेबस के अनुसार आपको जो पढ़ना है वो चतुर्थक पढ़ना है, जिसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। अब चतुर्थक में हमने बताया कि Q1, Q2, Q3 3 प्रकार के चतुर्थक होते हैं और Q2 को ही मध्यिका भी कहते हैं। तो इसको आप देखिए, ये यहाँ पर हम चित्र से इसको समझाने की कोशिश किए हैं कि Q1 में क्या है कि Q1 में देखिए शुरू वाला 25% डेटा है, जो समंक श्रेणी में शुरू के 25% डेटा है वो Q1 में है और शेष 75% जो है वो Q1 से अधिक है। Q3 में क्या है कि अंतिम 25% डेटा होता है और शेष जो 75% है शुरू वाले वो Q3 से नीचे होते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि Q1 में 25% शुरू वाला Q3 में लास्ट 25% को डिवाइड करके अलग करता है, तो ये बीच में डेटा 50% बच जाते हैं, जिसको 2 भाग में आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि एक तरफ जब Q1 लेते हैं तो एक तरफ फिर 75% डाटा अधिक हो जाता है और Q3 में 75% डेटा कम हो जाता है और Q2 में फिर उसी तरह है 50-50% आता है। अब जो है इसमें विभाजन मूल्य जो है श्रेणी के भागों का प्रतिनिधित्व मूल रूप से ये करती है कि श्रेणी के भाग यानी Q1 श्रेणी के प्रथम भाग के 1/4 का और Q3 अंतिम भाग के 1/4 का, यानी मध्यिका के आसपास अन्य मूल्य किस प्रकार व्यवस्थित है। इस प्रकार विभाजन मूल्य मध्यिका के आसपास के फैलाव को दर्शाता है। अब ये क्या है कि हम मध्यिका जो निकालते हैं, माध्य मध्यिका या बहुलक या हम कहें मध्यिका निकालते हैं, तो मध्यिका कभी कभी पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं करती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे आंकड़े को हम विभाजित करते हैं और उसके एक पार्ट का फिर हम मध्यिका निकालते हैं और एक पार्ट का निकालने के बाद हम ये पाते हैं कि जब एक पार्ट का 1/4 का निकाले तो वो उसमें आंकड़े का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो ज्यादा मतलब पहले की तुलना में कर रहा है। अब हम देखें कि मध्यिका निकालने का सूत्र या जो है विभाजन मूल्य निकालने का सूत्र क्या है। तो सूत्र को हम सबसे पहले विभिन्न सांख्यिक श्रेणियों में देखेंगे। ये सांख्यिक श्रेणियां आपका है व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, जिसके बारे में पहले हम काफी पढ़ चुके हैं। अब व्यक्तिगत श्रेणी में जो है चतुर्थक कैसे निकाला जाता है हम इसको देखें। तो व्यक्तिगत श्रेणी में निकालने के लिए इसका एक सूत्र है जो है कि n+1, n मीन्स नंबर्स, जो कितने पद हैं वो संख्या उनकी, तो कितने संख्याएं हैं
तो जैसे अब n+1 हम देते हैं, जैसे चतुर्थक के लिए 4 से, दशमक के लिए 10 से और शतमक के लिए 100 से। तो n+1 में अगर हम चतुर्थक निकाल रहे हैं तो 4 से भागा देंगे, अगर हम दशमक निकाल रहे हैं तो 10 से भागा देंगे, और अगर शतमक निकाल रहे हैं तो 100 से भागा देंगे। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में हम विभाजन जो है प्रक्रिया को अपनाते हैं, इस तरह से पार्टीशन वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। यानी यहां पर पार्टीशन वैल्यू निकालने का, अब हम मान लेते हैं कि चतुर्थक के अंदर विभाजन करना चाह रहे हैं, यानी Q1, Q2 और Q3 हम जानना चाह रहे हैं। तो Q1 के लिए आप ये देखिए कि इसमें जो है Q3 या तृतीय चतुर्थक जानना हो तो हम क्या करेंगे। तो यहां पर हमको क्या करना है कि Q1 में तो n+1 बटा जो है 4 हम करेंगे, लेकिन जब ही हम Q3 की बात करते हैं तो n+1 में 3 से गुना हो जाता है। तो आपका सूत्र आ जाता है Q3 के लिए 3n+1 बटा 3 इंटू n+1 बटा 4। अब इसको आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है आपका, ये आरोही क्रम में रखा हुआ है, इसमें आंकड़ों को आरोही क्रम में चतुर्थक निकालने में रखा जाता है। अब जब आंकड़ों को आरोही क्रम में रख रहे हैं तो इसमें पूछता है कि Q1 और Q3 की गणना कीजिए। तो इसमें आप देख लीजिए कि n कितना आता है। तो n मीन्स टोटल नंबर कितने हैं, ये मजदूर हैं, मजदूरों की मजदूरी एक साइड दिए हुए, एक तरफ मजदूरों की क्रम संख्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर है। तो टोटल हमारा आता है 39। अब हम इस अवस्था में जो है हम पहले Q1 का साइज जानने की कोशिश करते हैं कि Q1 कहां पर है। ठीक है, तो उसके लिए हम सूत्र अपनाते हैं n+1। n+1 इसमें कहते हैं, चूंकि चतुर्थक निकाल रहे हैं तो बटा 4, तो n+1 बटा 4। और उसके बाद यहां ध्यान दीजिए कि ये TH आइटम है, मीन्स 1, यानी n+1 बटे चौथा आइटम, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अब यहां n मेरा कितना है 39, तो 39+1 बटे 4 तो 40 आएगा, 40 बटे 4 मीन्स 10th आइटम। अब 10th आइटम में इसका चतुर्थक रहेगा। अब 10th आइटम मेरा कहां है, तो इसमें ढूंढते हैं, तो 10वां आइटम ये है, मेरा चतुर्थक निकल करके आ रहा है, Q1 निकल के आ रहा है, फर्स्ट डिग्री Q1 हमारा आ रहा है, चतुर्थक 38, 10वां का वैल्यू देखिए 38 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, Q1 38 आ गया। अब हम Q3 निकालते हैं। तो Q3 के लिए हमने क्या कहा था कि Q1 है तो उसमें n+1 ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर 1 से गुना करेंगे Q1 में n+1 में तो n+1 रह जाएगा। लेकिन Q3 में है, चूंकि तृतीय चतुर्थक हम निकाल रहे हैं, तो ये जो है शुरू के 75% के बाद का है, तो बाद का है तो 3 हिस्सा हम छोड़ चुके हैं, इस अंतिम चौथा हिस्सा हम जान रहे हैं, तो उसके लिए हमको 3 से गुना कर देना पड़ता है n+1 में, और फिर चूंकि चतुर्थक है तो बटा 4, इससे हमको साइज पता हो जाएगा। तो यहां भी चूंकि हमारा n वही है 39 है, तो 39+1 यानी 40 बटे 4 इंटू 3, तो साइज ऑफ 30th आइटम, यानी 30वां आइटम इसमें आ जाएगा Q3 के रूप में। अब हम देखें कि 30वां आइटम का मूल्य क्या है, ध्यान दें यहां पर, तो 30वां आइटम का मूल्य 72 है, यानी Q3 मेरा 72 आ जाएगा। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब नीचे वाला में देखिए, ये है आपका उदाहरण जो है, इसमें कहता है कि किसी विद्यालय की 11वीं कक्षा के 20 विद्यार्थियों की प्राप्तांक इस प्रकार है। इन समांकों के आधार पर Q1 निम्न चतुर्थक और ऊपरी चतुर्थक, इसको निम्न भी, Q1 को निम्न भी कहते हैं या फर्स्ट ग्रेड, और Q3 ऊपरी चतुर्थक है ना। तो इसको जो है मूल्य ज्ञात करना है। अब ये सबसे पहले ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, इनको सीरियल नंबर से आरोही क्रम के अनुसार रखेंगे। तो आरोही क्रम में हम क्रम के अनुसार इस प्रकार रख देते हैं। अब हमारे पास टोटल जो है क्रम आता है 20। अब 20 आता है तो Q1 निकालेंगे, तो Q1 के लिए हम पहले साइज पता करेंगे, किसमें हमारा Q1 होगा, Q1 का वैल्यू क्या होगा, यानी फर्स्ट डिग्री पार्टीशन वैल्यू हमारा क्या निकलेगा। तो Q1 के लिए n+1 बटे 4 वाला सूत्र अपना के वो आइटम हम पता कर लेते हैं। तो हमारा यहां आ रहा है 5.25 आइटम, यानी 5.25। अब सवाल है कि 5.25 आ रहा है तो यहां पर Q1 क्या होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि यहां पर ये ध्यान दीजिए कि 5 है, तो 5 का हम 2 5 अलग कर देते हैं इसमें से, यानी 5 + 0.25 हम इसको एक तरह से मान लेते हैं। तो 5वां आइटम में हमारा क्या आ रहा है, ये देखिए, तो 5वां में 17 है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि 0.25 प्लस कर देते हैं, और इंटू क्या करते हैं कि 5वां के बाद छठा में से 5वां को घटा देते हैं। क्यों ऐसा, ये ध्यान दीजिए कि 5.25 आ रहा है, तो 5.25 को हम 5 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 5 से ये बाहर हो जाता है, यानी 5 और 6 के बीच में है। तो हमको छठा और 5वां के यहां अंतर को ज्ञात करके उससे गुना करना पड़ता है। अब इस तरह से इसका Q1 आ जाता है 17.25।
अब इसी तरह से हम Q3 का गणना करेंगे। Q3 में हम ध्यान दें कि इसमें 3 से हमको n+1 में गुना करना होगा और बटा 4 करना होगा साइज निकालने के लिए, तो इसका आता है 15.75। अब हम देखें कि इसको भी आप कर दीजिए, एक 15 और 0.75 हो गया, तो 15वां आइटम में कितना वैल्यू है, तो 15वां में 25 वैल्यू है, तो यहाँ 25 लिख दिए। वहां 0.25 था तो ऐड हम किए थे 0.25, यहाँ 0.75 है तो 0.75 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप ये देखिए कि वहां आपने क्या किया था 18 - 17, ठीक है, तो यहां हम 16 - 15, वहां पर आपका 5वां में आ रहा था छठा, तो 6 में से 5 घटाए थे, यहां पर हम क्या करेंगे 16 में से 15, तो 25 - 25 0, और 0 में 0.75 से गुना करेंगे तो 0, और 0 + 25 बराबर 25 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक अगला उदाहरण है जिसको हम खंडित श्रेणी में, यानी फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो उसके आधार पर हम टोटल एफ हम निकाल लेंगे, समेशन ऑफ एफ निकालते हैं तो हमारा आता है 49, तो इसको हम सीएफ निकाल लेते हैं इस हिसाब से। सीएफ का लास्ट पोजीशन समेशन ऑफ एफ के बराबर आना चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ भी निकालेंगे तो 49, और सीएफ में भी देखिए यहाँ 49, ये जुटते चला जा रहा है, 3 4 7 7 5 12 12 12 24 24 10 34 34 7 41 41 5 46 46 2 48 और 48 है 49। अब हम यहां पर फिर हम साइज पता करते हैं, तो साइज पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, n+1/4, तो n+1, n मेरा कितना है 49, 49 + 1/4। अब हम देखें कि हमारा क्या आ रहा है, साइज ऑफ 49 50/4 आएगा, तो 12.5 आएगा, यानी 12.5वां आइटम। अब 12.5 हमारा संचयी आकृति में कहां पर आ रहा है, क्योंकि टोटल वैल्यू यही है, ठीक है। 12.5वां आइटम हमारा कहां आ रहा है, क्योंकि जितने भी आइटम है उनका समग्र रूप यही दिया हुआ है, तो ये आइटम 12.5 तो 12 में नहीं आएगा, तय बात है, क्योंकि 12 में तो 12 तक रह जाएगा, तो ये 12 के बाद जो है वो इसमें आ जाएगा ना 24 वाला में आ जाएगा, तो 24 का कितना है मूल्य, तो 13, तो 12.5 में मतलब का मूल्य 13, वैल्यू यहां है, ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा, तो यानी हमारा Q1 आ गया 13। अब हम Q3 इसी तरह निकाल लें, तो Q3 के लिए 3 से हम गुना कर देंगे n+1 में, तो उससे आ जाता है 37.5। अब हम देखें कि 37.5वां आइटम कहां है, तो 37.5 34 से तो नहीं आएगा, क्योंकि 34 37 से छोटा है, तो 41 में आएगा, तो 41 से कौन आ रहा है 15, तो यहाँ Q3 हमारा आ जाएगा 15। चलिए ठीक है। अब अखंडित श्रेणी में हम देखें, अखंडित श्रेणी में इन दोनों श्रेणियों से अंतर क्या है कि बाकी में हम n+1 करते हैं, इसमें हम सिर्फ n को छोड़ देते हैं, n+1 के स्थान पर n करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर दिया हुआ है कि Q3 के लिए 3 × n/4, वहां क्या करते थे 3 × n+1/4, तो +1 इसमें से हम हटा देते हैं, यही मद का मूल्य होगा। अब अखंडित श्रेणी में चूंकि हमारा जो है वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल होता है, तो इसमें हम कोई एक संख्या को निश्चित नहीं मान के चल सकते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल में अगर हम 5 से 10 तक लेते हैं तो 5वां भी हो सकता है, 6ठा भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है, तो हमको एक एक्यूरेट फिगर पर पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या है कि एक सूत्र लेना पड़ता है, वो सूत्र है L1 यानी वर्ग की निचली सीमा प्लस इंटरवल बटे इंटू Q3, ठीक है, और -C यानी उसके पहले वाले वर्ग का। तो अब इस तरह Q1 का भी सूत्र इसी प्रकार जाएगा, सिर्फ Q3 के जगह पर Q1 आएगा। अब इसको बना के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है, अब इसको आप पहले आरोही क्रम में अपवर्ती श्रेणी में रख लीजिए, अपवर्ती श्रेणी में रख लीजिए तो फ्रीक्वेंसी और CF आप ले लीजिए उसी तरह से। अब आपको निकालना है कि साइज कितना है Q1 के लिए, तो n/4 करते हैं तो कितना आता है 200, यानी 200वां आइटम, तो 200वां आइटम इसमें 120 में तो नहीं होगा, क्योंकि 120 से ज्यादा 200 है तो 220 में ही आएगा, तो इसका देखिए कितना आ रहा है 30 35, यानी L1 इसमें हो जाएगा आपका 30 30 35 आ रहा है, तो L1 अब ये सूत्र बनाते हैं, तो L1 देखिए 30 है, उसके बाद हमारा सूत्र है I/L, तो इंटरवल कितना का है, तो 5 5 का है, तो 5 F कितना है, तो टोटल F हमारा जो है सो कि यहां पर कितना आ रहा है ये ध्यान दीजिए, तो जो है एक फ्रीक्वेंसी जो है इसका 30 35 का, ठीक है, तो यहां समेशन ऑफ एफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। किसका फ्रीक्वेंसी, जो साइज आया उसके वर्ग का, जिस आइटम का जो आइटम आया Q1 के लिए उसके वर्ग का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आइटम कौन सा था 200 जो इसमें था, उसका वर्ग था 30 35 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो हम 100 से भागा देते हैं, ठीक है, और प्लस Q1 आप कितना आया था
यहाँ पर Q1 लिख देना है। तो Q1 का साइज जो आया था 200, तो 200 और उसके पहले वाले वर्ग का CF, तो उसके पहले वाले वर्ग का CF कितना था, इधर क्या है 120, तो माइनस 120। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके 34 आ जाता है। इसी तरह Q3 में हम भी यही काम करेंगे। Q3 में जो है हम 3 से गुना कर देंगे n में, तो 3 से गुना करने पर ये देखिए साइज ऑफ Q3, तो साइज ऑफ 3 इंटू 800, ठीक है, तो ये आ जाएगा 600, तो 600 आ जाएगा 670 में, क्योंकि 550 से बड़ा है। तो इसका कितना है 45-50, यानी ये लोअर हो जाएगा 45, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20, और इस तरह से इसका जो है C आ जाएगा 550। तो हम इस तरह से इसको सजा देते हैं, L1 45, इंटरवल 5, फ्रीक्वेंसी 120, हमारा Q1 का आइटम आया था 600 और उससे पहले वाले का है 550, हमारा कैलकुलेशन आया 47.08। अब इन सारे चीज जो हम आपको बताए होंगे कि क्रिस सूत्र इस जगह पे दिया हुआ है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। जो चीज अब तक बताया बस उसी का ये फॉर्मूला हमने एक जगह एकत्रित करके छोड़ दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब किरण के बारे में हम देखते हैं कि अब किरण क्या है। अब किरण क्या है कि जब हम जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर जब माध्य हम निकालते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति जब माध्य की गणना करते हैं, तो क्या होता है कि कोई आंकड़ा उसके मूल्य जो है केंद्रीय मूल्य से कोई बहुत नजदीक होता है तो कोई बहुत दूर होता है। वैसी स्थिति में हम सारे के लिए एक रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हम दो व्यक्तियों का औसत निकाल रहे हैं, एक 2 वर्ष का बच्चा है और एक 80 वर्ष का वृद्ध है, तो औसत निकाले तो आ गया 80 + 2/2 यानी 82/2 यानी 41। अब मान लेते हैं कि बच्चा बीमार है, तो बच्चे की दवा क्या 41 वर्ष की आयु के अनुसार चलेगी? रॉन्ग होगा। तो यहां पर क्या हुआ, आप औसत से मूल्यों की दूरी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस मूल्यों की दूरी जो है, विचलन जो है, इसको जानने के लिए हम अब किरण की माप करते हैं कि कितना विचलन हो रहा है। तो ये विचलन, और विचलन जो हो रहा है उस विचलन को पता करके ही हम सही रिजल्ट, सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उससे हम समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसी में एक कहावत है कि लेखा जोखा, यहां पर हमने लिख दिया है, लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर सारा कुरमा डूबा क्यों। सब कुछ सही है फिर भी डूबा क्यों। जैसे कोई देश ऐसा होता है कि वो अपनी बताए कि मेरे यहां का पर कैपिटा इनकम जो है $40,000, और हो सकता है कि उस देश की 10% आबादी भूखमरी का शिकार। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, औसत के आधार पर आप इनकम तो निकाल दिए, लेकिन वो इसकी इनकम से हायर क्लास और लोअर क्लास की दूरी कितनी है ये आप नहीं जान पा रहे। तो आप सबके लिए एक रूल अप्लाई करोगे तो लोअर क्लास पर काम नहीं करेगा। अब इसके लिए एक दिलचस्प घटना है कि 3 बड़े लोगों के साथ एक छोटा बच्चा जा रहा था और बच्चा की हाइट 3 फीट था और बड़े की हाइट 5.5 फीट से 6 फीट था। नदी पार करने वाले थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि गणित सांख्यिकी थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया था, तो चारों का औसत निकाल दिया। औसत निकालने पर 4.5 फुट आ गया या 5 फुट आ गया मान लेते हैं। तो कहे कि जो है इस तरह से कि हाँ हम लोग तो सब इसमें पार कर जाएंगे, या मान लेते हैं कि 3 बच्चे थे जो 3-3 फुट के थे और औसत में जो है 4 फुट के थे और औसत निकाले तो आ गया 3.5 फुट। फिर से इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं कि 4 बच्चे थे उनके साथ और चारों जो है सभी कोई 4 फीट के, कोई 3.5 फीट के, या कोई 3.5 फीट के, कोई 3 फीट के थे और 3 बुजुर्ग थे जो 6-6 फीट के थे। तो इस तरह से अगर एक औसत ऐसा आ गया, मान लेते हैं कि औसत आ जा रहा है जो है 3 फुट, तो 3 फुट अगर औसत आ जा रहा है तो उन्होंने तो समझ रखा कि सब कोई नदी पार कर जाएगा, कोई नहीं डूबेगा। लेकिन हुआ क्या कि 2.5 फुट का बच्चा डूब गया। औसत के आधार पर आप नदी पार करने की कोशिश की। तो यह विचलन की न जानकारी होने से ही तो ऐसी घटना हुई। ये को देखना चाहिए था कि उस औसत से कोई मेरा छोटा भी है, औसत 3 फुट है और एक बच्चा मेरा 2.5 फुट का है, तो इसके चलते प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो ये बिखराव को जो है मापते हैं, उसको ही हम अब किरण कहते हैं कि ये बिखराव क्या है। अब ये देखिए यहां पर जैसे हमने दिया है उदाहरण, ये ध्यान दीजिए। ये इसके बारे में कहा गया है कि किसी समंग श्रेणी के बारे में मात्र माध्य जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों को, उसके माध्य से औसत अंतर तथा उसकी बनावट आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। कितना अंतर है और कैसी बनावट है।
अब देखिए इससे यह स्पष्ट हो रहा है, यहां पर एक आंकड़ा हमने दिया है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 है, टोटल n बराबर 5 है। ए है, ए समंग श्रेणी है, तो ए समंग श्रेणी में आप देखिए कि सर टोटल का वैल्यू क्रम संख्या 1 का भी 100 है, 2 का भी 100 है, 3 का भी 100 है, 4 का भी 100 है, तो इसका माध्य कितना आएगा 500/5, ठीक है, यानी 100। इसका है कोई 80 90 100 110 120, इसका भी टोटल जो है आ जाता है 500, तो इसका भी 500/5 ये भी 100। यहाँ है 10 20 460 8 2 500, ये भी 100 आ जाता है। अब सबका माध्य तो 100 आ रहा है, तो सब पर क्या एक ही रूल अप्लाई होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तो माध्य का समूचे प्रतिनिधित्व कर रहा है हर मूल्य, इसमें सिर्फ एक मूल्य है जो माध्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन एक चीज है कॉमन यहाँ कि बाकी जो मूल्य है उसी की इर्द गिर्द है, कोई ज्यादा डिफरेंस विचलन नहीं है। लेकिन इसमें देखिए कि कोई माध्य से तालमेल नहीं खा रहा है, कोई बहुत हाई है तो कोई बहुत लो है, जैसे उस बच्चे और सियाने आदमी को नदी पार करने की बात आई, तो कोई बहुत आई है तो कोई, तो हम ये इसमें अब किरण की सहायता से ये विचरण प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ जो है कितना अंतर है। अब यहाँ इसी चीज को हमने विश्लेषण करके बताया है कि हाँ देखिए कि तीसरा मध्य केवल x के बराबर है, लेकिन सी में तो कोई मूल्य x के आसपास है ही नहीं। इसी बिखराव का पता लगाने के लिए किरण के माप का हम प्रयोग करते हैं। अब किरण शब्द का प्रयोग दो अर्थ में हुआ है, इसको हम अंग्रेजी में देखिए, ये ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यहाँ के चलेगा, डिस्पर्सन बोलते हैं। तो अब किरण शब्द का दो अभिप्राय है, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। इनका अभिप्राय क्या है कि विभिन्न मध्य मूल्यों में पाए जाने वाले अंतर से है, अर्थात श्रेणी के विभिन्न मूल्यों में जितना अधिक अंतर होगा उसमें उतना अधिक अपकिरण होगा। श्रेणी के मूल्यों में जितना अधिक उतना ही, जैसे ये आंकड़े में देख लीजिए, इसमें आपको साफ पता चल जाएगा, इसमें अपकिरण सबसे ज्यादा होगा क्योंकि श्रेणी के मूल्यों में काफी अंतर है। अब हम दूसरे अर्थ में लेते हैं, दूसरे अर्थ में है कि अपकिरण सांख्यिकी माप से लिए गए विचलनों का माप है। माध्य मूल्य से लिए गए कुछ विचलन धनात्मक होंगे जबकि कुछ अन्य ऋणात्मक, यानी माध्य से कोई ऊपर रहेगा और कोई नीचे, तो जो ऊपर रहेगा वो धनात्मक और जो नीचे रहेगा वो ऋणात्मक। जैसे हम इस आंकड़े में लेते हैं तो 100 है माध्य, तो 100 से नीचे 80 तो -20 अपकिरण होगा, -10 होगा, और ये हो जाएगा +20 और ये हो जाएगा +10 और यहाँ आ जाएगा 0। तो कुछ मूल्य धनात्मक होंगे और कुछ मूल्य ऋणात्मक होंगे, ठीक है। यानी विचलन, कुछ विचलन बहुत छोटे भी हो सकते हैं और कुछ विचलन बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 100 से 460 बहुत बड़ा विचलन होगा, और हम ये कहें उसकी अपेक्षाकृत 20 से विचलन कम होगा, तो कुछ विचलन बहुत छोटे और कुछ विचलन बहुत बड़े हैं। अतएव हम ये कह सकते हैं कि विचलनों की सारांश संख्या की आवश्यकता पड़ती है कि ये विचलन कितने हुए, और अब विचलनों का भी औसत निकाल लीजिए कि जो विचलन हुआ उसका औसत निकालिए, उनका सारांश निकाल लीजिए। सारांश वही ना होगा कि कितना कितना विचलन होगा, अब उस विचलन का हम औसत निकालें, तो वो सारांश ही अपकिरण की माप करते हैं, उसी को हम अपकिरण की माप कहेंगे। अब देखिए अपकिरण के उद्देश्य एवं महत्व यहां पर दिए हुए हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसको हम द्वितीय श्रेणी का औसत भी कहते हैं, अपकिरण को एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। और इस आधार पर जो है सेकेंड ऑर्डर क्या हुआ कि जो विचलन हुआ उसका औसत निकाले, शुरू में तो औसत माध्य के रूप में निकाले सब अंकों की श्रेणी का, और फिर जो विचलन हुआ उसका औसत निकाले तो सेकेंड ऑर्डर लिए। अब इनका जो है औसत, ये जो है उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य दिए हुए हैं, बहुत आसान है। माध्य से औसत दूरी कितनी होती है, विश्वसनीयता कितना है, मतलब विचलन ज्यादा है कि कम है, श्रेणी की रचना का ज्ञान, किस प्रकार जो है मूल्यों का फैलाव है इसका ज्ञान होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक श्रेणियों की तुलना हम करेंगे विचलन के जरिए ही। 2 श्रेणी मेरे पास है, जैसे अभी आपने देखा कि 3 प्रकार की श्रेणियों में हमने तुलना किया, तो ये हम विचलन के जरिए ही करेंगे। आज इसमें खास चीज कहा जाता है कि जब ये ही 2 या 2 से अधिक श्रेणियों की तुलना जब करते हैं तो माध्य से विचलन से अधिक है वह कम विचलन मानने की तुलना में अविश्वसनीय होता है। यानी जो इसका विचलन डिस्पर्सन अधिक होगा, यानी अलगाव अधिक होगा माध्य से, वो निश्चित है कि कम विश्वसनीय होगा। और जो माध्य के नजदीक जिसका मूल्य आएगा, जिसका सारांश आएगा, वो विश्वसनीय ज्यादा होगा। अब इनके लिए बहुत सारे गणितीय ये है पढ़ना, जैसे कोरिलेशन है या रिग्रेशन है, इस सब में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अपकिरण के आदर्श माप की विशेषताएं शॉर्ट नोट्स में आप इसको देख लीजिए। यह समझने में सरल होना चाहिए, क्योंकि गणितीय विधि द्वारा निकाला जाता है तो कभी कभी ज्यादा जटिल इसको करते करते लोग चले जाते हैं, तो ज्यादा जटिल नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित, आसानी से गणना की जानी चाहिए, सभी मदों पर आधारित होना चाहिए, और हर प्रकार बीज गणितीय गणन में यानी इक्वेशन पर ये फिट बैठ जाए।
अब हम इसको देखते हैं कि अपीरण के माप के प्रकार क्या हैं। तो एक निरपेक्ष माप होता है, एक सापेक्ष माप होता है। निरपेक्ष माप में हम मूल आंकड़ों में इसका माप करते हैं, जैसे रुपए में, किलोग्राम में, टन में। तो हम जैसे बोलते हैं कि 50 रुपए, तो 50 रुपए बोलने का मतलब है कि किसी से हम तुलनात्मक तो इसका नहीं कर रहे हैं, या किसी से अपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं, यह एब्सोल्यूट है। ठीक, तो रुपए, किलोग्राम, टन और सेंटीमीटर या मान लेते हैं कि श्रमिकों के एक समूह की औसत मजदूरी 200 रुपया है और विचलन 15 रुपया है, तो यह निरपेक्ष माप है, यानी इसमें कोई तुलनात्मक। सापेक्ष माप है जब हम प्रतिशत और अनुपात के आधार पर करते हैं। सापेक्ष माप के आधार पर ही हम तुलना करते हैं। यहाँ देखिए ये साफ दिए हुए निरपेक्ष माप के आधार पर हम तुलना नहीं करते, हमने इसका स्पष्ट दिया है। जैसे भारत की आय की गणना रुपए में और अमेरिका की आय की गणना डॉलर में, तो इस आधार पर हम दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? दोनों के रिलेशन तो हम आखिर एक जगह स्थापित करेंगे ना, और उस रिलेशन से ही तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ जो है इनका प्रतिशत अथवा गुणक के रूप में कितना अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। तो इसीलिए इसे अपकीर्ण गुणांक कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसे सापेक्ष माप के आधार पर हम कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। और सापेक्ष माप की गणना निरपेक्ष माप के प्रतिशत अथवा गुणक के रूप में की जाती है। चूंकि गुणक के रूप में की जाती है तो इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं। इसी को हम विचलन गुणांक भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, विस्तार और इसके अलावा विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, मीन डिविएशन, प्रमाप विचलन गुणांक जो है, प्रमाप विचलन सापेक्ष माप, ये सब इसी के प्रकार में आते हैं। अब ये निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप में अंतर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बोला है वही इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए लास्ट फेज में हम पहुंचे हुए हैं। अपकीर्ण को मापने की विधियां कितनी है, यहाँ पर हम विधि बता दे रहे हैं और सिर्फ एक विधि की चर्चा करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अपकीर्ण मापने के लिए निम्न विधियां पर होती है। सबसे पहला जो होता है वो मेथड्स ऑफ लिमिट्स है। तो मेथड्स ऑफ लिमिट्स में पहला तो आपका विधि है रेंज, तीसरा है इंटरक्वार्टाइल रेंज और तीसरा है परसेंटाइल रेंज। ठीक है, यानी विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार, ये हम लिमिट्स के अंदर पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ लिमिट्स के अंदर पढ़ते हैं। अब अगला आएगा इसकी मेथड है विचलन माध्य की विधियां, मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डिविएशन। तो एवरेजिंग डिविएशन में क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 3 तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। और लास्ट है रेखा चित्र विधि, जिसमें आपको पढ़ना है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र की सहायता से हम जो है अपकीर्ण की माप करते हैं। अब इसमें एक विधि की हम चर्चा आपको कर दे रहे हैं यहाँ पर, मेथड्स ऑफ लिमिट्स में सीमा विधि में रेंज का। रेंज सबसे सरल विधि है। इसमें क्या देखा जाता है कि जो है श्रेणी का रेंज क्या है, माने आंकड़ों का रेंज क्या है। यानी रेंज का मतलब क्या होगा कि सबसे छोटा कितना है, सबसे बड़ा कितना है, यानी आंकड़े का फैलाव कितना है। तो इसमें सबसे छोटे मूल्य के अंतर और सबसे छोटे मूल्य और बड़े मूल्य के अंतर को ही हम रेंज कहेंगे, विस्तार कहेंगे। इस कारण हम कह सकते हैं कि इनका अंतर जितना बड़ा होगा अपकीर्ण उतना ही अधिक होगा। इस रेंज का जो है फैलाव जितना बड़ा होगा अपकीर्ण उतना ही अधिक होगा। तो इसके लिए रेंज का सूत्र यहां पर हम लेते हैं एल माइनस एस, यानी जो है यहां पर एल है अधिकतम मूल्य और एस है न्यूनतम मूल्य। एल लार्जेस्ट वैल्यू, एस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू घटाते हैं तो हमारा आर निकल जाता है। अब इसके बाद हम विस्तार गुणांक इसका निकालते हैं, इस आधार पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं और इसे ही विचरण गुणांक भी करते हैं। जब हम रेंज पता कर लेते हैं तो विस्तार गुणांक, तो विस्तार गुणांक निकालना बहुत आसान है। इसमें हम क्या करते हैं कि आर माइनस एस बटे आर प्लस एस कर देते हैं, यानी अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बटे अधिकतम मूल्य प्लस न्यूनतम मूल्य। तो अभी आपने देखा था कि अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य का जो है आपने क्या रखा था, एल माइनस एस बटे एल प्लस एस, है ना। यहाँ आर बराबर आपने लिखा है एल माइनस एस, तो इस एल माइनस एस को औसत में ले लेते हैं और एल प्लस एस को हर में। अब ये आपका जो है इससे आपका विस्तार गुणांक निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोलेंगे। अब हम निम्न श्रेणियों में विस्तार गुणांक प्राप्त करते हैं। ये आपको श्रेणी दी हुई है, तीनों दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये अगर क्लियर कर लिए तो आपका ये क्लियर होगा। और इससे क्वेश्चन आता है, आप व्यक्तिगत श्रेणी में है, खंडित श्रेणी में है, अखंडित श्रेणी में है, ठीक है, और जो है व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी। अब हम इसमें देखते हैं तीनों श्रेणियों में कैसे विस्तार गुणांक हम निकालते हैं। तो तीनों श्रेणियां यहां दी हुई है। ये देखिए व्यक्तिगत श्रेणी है, ये खंडित श्रेणी है और ये अखंडित श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में जो है और ये खंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी के साथ है, और ये जो है यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल की तरह है, क्लास इंटरवल के रूप में दिया हुआ। अब व्यक्तिगत श्रेणी में देखिए हमने नीचे दे दिया है,
विस्तार कितना का था, तो विस्तार को जानने के लिए हम क्या करेंगे, आर बराबर एल माइनस एस सूत्र लेते हैं। तो एल कितना है और एस कितना है, तो जो है 24 और 72, यानी 72 और 24 के बीच में अंतर होगा। तो आपका एल 72 देखिए और एस 24, ठीक है। अब हम इसी सूत्र को लेते हैं, तो हमारा कितना आ गया, विस्तार 48, तो 48 आया। तो कोफिशिएंट रेंज जो है आपका ये आ गया एल माइनस एस बटे एल प्लस एस, यानी 72 माइनस 24 बटे 72 प्लस 24, 48 बटे 16, 0.5 यानी 1/2। यानी हम ये कहें कि जो यहाँ पर विचलन है वो 50% का है, ठीक है। अब हम इसका खंडी श्रेणी में देखें तो इसमें भी एल माइनस एस लेंगे। तो एल हमारा ये देखें कि एल कितना है, तो एल यहाँ पर 30 है और एस 5 है, यानी 25 आ जाएगा। और इन दोनों का हम क्या करेंगे, एल माइनस एस बटे एल प्लस एस, तो 30 माइनस 5 बटे 30 प्लस 5 यानी 35, 25 बटे 35, बिल्कुल यहाँ पर आप देख लीजिए 25 बटे 35 यानी 5 बटे 7 0.714। यानी हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके तुलना में व्यक्तिगत श्रेणी में जो हम निकाल रहे थे इसके तुलना में यहाँ पर विचलन थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, यानी 0.74 का विचलन आ रहा है। अब हम थर्ड में देखेंगे अखंडी श्रेणी में। तो अखंडी श्रेणी में एल माइनस एस हम करते हैं, तो अखंडी श्रेणी में आप देखिए कि लोअर जो है एल कितना आ रहा है और एस कितना आ रहा है। तो एल आपका 60 है और एस 10 है, तो यानी 60 माइनस 10 50, और 50 बटे एल प्लस एस हम कर देंगे तो 70, यानी 5/7 यानी 0.714। अब इसके बाद आपका जो है यहां तक हमने ये एक विधि आपको जो है सीमा विधि लिमिट्स वाला हमने आपको बता दिया है, और इसके आधार पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम आपको निकालने के लिए बताया। बाकी शेष विधियां पूरी तरह अगली कक्षा में बताऊंगा। यहाँ पर आपका ये क्लास चैप्टर के रूप में समाप्त हो रहा है, और इसके लिए हमने कुछ गृह कार्य आपको दिए हैं। जैसे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चतुर्थक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, Q1, Q2 और Q3, आंसर सी होगा। द्वितीय श्रेणी का औसत किसे कहते हैं, तो द्वितीय श्रेणी का औसत अपकीरण को कहते हैं, क्योंकि इसमें हम चतुर्थक निकाल करके जो है या विचरण को निकाल करके उसका औसत निकालते हैं, तो द्वितीय श्रेणी का औसत है। विस्तार का मूल्य क्या होता है, तो एल माइनस एस है ना, जो है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा मूल्य। और इसके अलावा 3 लघु उत्तरीय प्रश्न है, अपकीरण का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा दीजिए, नोट्स में डाला हुआ है। अपकीरण के कौन कौन से महत्व हैं, और विभाजन मूल्य तथा माध्य में क्या अंतर है। दीर्घ उत्तरीय में सिर्फ एक प्रश्न है, विभाजन मूल्य से क्या समझते हैं, ठीक है। यानी जो है इसमें चतुर्थक की आपको चर्चा करना है, विभाजन मूल्य में चतुर्थक, दशमक और शतमक की चर्चा करना है, और उसके बाद चतुर्थक कितने प्रकार के होते हैं तीनों के बारे में विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।